आई वांटेड टू शेयर विद यू कि ये जो हमने एक्सरसाइज की है, इसमें से कुछ लेसन हैं जो डिराइव करने हैं। सबसे पहला लेसन इसमें ये है कि हमको अपनी जिम्मेदारी समझनी है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ। वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ as such, because the life that will be created is actually based on the circumstances, the situations, ये सारी चीजें जो हमें पेश आएंगी उस पर बेस्ड रहेगी। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू वट एवर लाइफ सेंड्स टू अस। जो कुछ हमें मिल रहा है जिंदगी में, उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि हमने उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। इस दायरे को अगर मैं समझ लेता हूँ बड़ी अच्छी तरह से, और मैं ये समझ लेता हूँ और अपना फोकस भी इसी पे रखता हूँ, तो ये है वो सर्कल ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, वट एवर लाइफ डज टू मी इज नॉट गोइंग टू बी एवर इन माई कंट्रोल, बट what will I respond in response to what life does to me is my responsibility। इसमें जो चीजें शामिल हैं वो मेरी थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरे रिस्पॉन्सेज हैं लोगों के लिए, मेरे सिचुएशंस के सामने। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू दीज थिंग्स, ये हैं जो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो एक तो इस दायरे को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा, ये बात बड़ी बड़ी गौर से समझ लें कि मैंने उसमें भी पासिंग रेफरेंस दिया था एक, कि पीपल कैन समटाइम्स बी वरीड ओनली बिकॉज दे डोंट हैव एनी वरीज। ये वाकई सिचुएशन पैदा हो जाती है और ये बड़ी खतरनाक है। दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। देखिए, आज सुबह जो पहला मुझे मैसेज आया था, somebody who needed help, but उनकी प्रॉब्लम ये है that she is finding it very difficult to control her thoughts। ये जो बात है, ये जिस वक्त हमें इस तरह की सिचुएशन अब पेश आ गई, इसके बाद बड़ी मुश्किल है इससे निकलना। इसमें से इंसान वाकई बीमार हो जाता है जी। इट बिकम्स एन एलिमेंट, इट बिकम्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कि हम उन थॉट्स को नहीं रोक सक रहे। उनको इस वक्त एक थॉट ये आ रही है और कॉन्टिन्यूसली आ रही है कि वो कहीं गुस्ताखी ना कर दें। आप इमेजिन कीजिए कि ये सिचुएशन किधर तक पहुंच जाती है। ये एक खतरनाक सिचुएशन है जिसमें कि इंसान जो है वो बिल्कुल एट द ब्रिंक ऑफ बिकमिंग क्लिनिकली डिप्रेस्ड हो सकता है। ये वाला एस्पेक्ट जो है, इसको मैं अगर समझ लूं, तो मैं आज, जबकि अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि मैं अपनी थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी रिस्पॉन्सेज पे कंट्रोल करूं, मैं सोचूं कि मैंने किस चीज पर सोचना है और वो फैसला जो है उसको इम्प्लीमेंट करूं। अपने आप को एम्पावर करने की तरफ आऊं, ना कि डिसएम्पावर करने की तरफ। ये मैं खास तौर पे एक एडमोनिशन समझ लें, एक भाई की फरियाद समझ लें। ये प्रैक्टिस आज करें और ये चीजें सिर्फ प्रैक्टिस से इंप्रूव होती हैं। देयर इज नो अदर वे। इसको बड़ी अच्छी तरह जान लें कि ये जानने से ये चीजें जो हैं, जो भी मैं आपके साथ अब डिस्कस करूंगा, दे आर नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट डेवलप मेयरली बाय नॉलेज। इनफैक्ट नॉलेज भी नहीं इसको कहना चाहिए, एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन। ये हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल है, ये हमारा सर्कल ऑफ कंसर्न है। हमें सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना चाहिए। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब जब तक आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे, हर रोज आपका जो नया दिन चढ़ता है वो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। आप उनमें गुम हो जाएंगे, उनके अंदर अपने कंसर्न में गुम हो जाएंगे, या उधर भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। दीज प्रैक्टिसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर गोइंग टू टेक यू वेयर यू कैन रीच। आपके पोटेंशियल पे आपको पहुंचा सकते हैं। और अगर ये नहीं करेंगे, तो फिर जो पोटेंशियल्स अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं, उनको आप पूरी तरह मटेरियलाइज नहीं कर सकेंगे। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये वो चीज है जो एक लाजमी कैरेक्टरिस्टिक है कंटेंटेड पीपल, दोज हु लिव अ कंटेंटेड लाइफ। और इसके बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं। लोग कहते हैं कि अगर कंटेंटमेंट पैदा हो जाए तो आदमी डेवलप नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है जी। असल में कंटेंटमेंट के साथ ही आदमी डेवलप करता है। कंटेंटमेंट का मतलब असल में ये है कि मैं जो कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ में है, उस पर कनात करूँ। जो दुनिया मुझे दे रही है उस पर कनात करूं, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको मुझे पूरा करना है। ये जो अप्रोच है, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, ये पूरी की पूरी अप्रोच बेसिकली एक प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच है। ये रिजल्ट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है। हमारे यहाँ मैनेजमेंट के लिटरेचर में खास तौर पे ये पिछले पिछले कुछ अरसे में, फॉर द लास्ट
मे बी 100 ईयर्स, जो चीज़ पैदा हुई है मैनेजमेंट लिटरेचर में वो है बीइंग रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको रिजल्ट्स को फोकस करना है। असल में ज़िंदगी जो है किरदार की तामीर की ज़िंदगी, किरदार को बेहतर करने की ज़िंदगी, एक एलिवेशन की ज़िंदगी, वो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं हो सकती। इट हैज़ टू फोकस ऑन द प्रोसेस। और ये जो चीज़ है, ये कंटेंटमेंट जिससे पैदा होती है, वो असल में उस प्रोसेस पे फोकस है। आपकी जो कंटेंटेड ज़िंदगी है, वो आपको एंग्ज़ायटी से, आपको यू नो द स्ट्रेस दैट इज़ हार्मफुल, उससे बचाएगी। वो स्ट्रेस बड़ा अच्छा स्ट्रेस है, जो कि आपको इस तरफ तवज्जो दिलाता रहे कि मैंने क्या करना है, मैंने किस तरह से अपने आप को और बेहतर बनाना है। ये बड़ी स्ट्रेस बड़ा इम्पोर्टेंट और इट्स अ वेरी हेल्दी स्ट्रेस। लेकिन अगर आपका स्ट्रेस इस पे हो गया कि मैंने हालात को कैसे बदलना है, उन चीज़ों को कैसे चेंज करना है कि जो मेरे हाथ में नहीं है। तो ये दिस इज़ एन अनहेल्दी स्ट्रेस एंड दिस लीड्स टू व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू। मैं इस वजह से मैंने लास्ट टाइम ये गुज़ारिश की थी कि आप सब लोग जो हैं, वो इस पर थोड़ा-सा फ़ोकस करके 1 या 2 एग्ज़ाम्पल्स दें अपने इस हफ़्ते के दौरान में, जो पिछला हफ़्ता आपने गुज़ारा कि जिसमें आपका ख़्याल है कि आपका माइंड वाज़ इन द सर्कल ऑफ योर कंसर्न्स एंड देन व्हाट कुड यू डू अबाउट इट? इस पे सोचना है एंड देन लेट्स सी व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक। ठीक है? अगर अगर तो आप में से कोई इसके लिए तैयारी करके आया है तो ठीक है, अदरवाइज़ वी आर फ्री फॉर टुडे। एक कमेंट बिफोर वी ओपन द पैनल। मैं जब खुद ये एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा था, तो एक एक क्लैरिटी कह लें, एक रियलाइजेशन कह लें, वो आई कि जब वरीज लिखी और उसके बाद ये लिखने की कोशिश की कि व्हाट कैन आई डू अबाउट दीज, वो एक्शंस क्या हैं जो मैं ले सकता हूँ। तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन जो आया वो तो था कि वो खास कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या एक्शन ले सकता हूँ। लेकिन व्हाट आई रियलाइज्ड वाज, और शायद कुछ दोस्त और भी शेयर करें अगर सिमिलर उनका एक्सपीरियंस रहा तो। लेकिन व्हेन आई थॉट अबाउट इट, तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि मैं अपनी वरीज को जिस तरह से फ्रेज कर रहा हूँ, जिस तरह मैं उनको देख रहा हूँ, वो देख ही ऐसे रहा हूँ कि जैसे वो इवेंट है जो हो चुका है। तो गुजरे हुए इवेंट के साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो वरीज में हम शायद पेन्स और सफरिंग्स और रिग्रेट्स और इस तरह की चीजों को भी डाल तो दूसरी जो रियलाइजेशन आई वो ये आई कि जैसे ही मैंने पर्पस को या पर्सनल विजन को या मकसदियत को इस मिक्स में डाला, तो अचानक से काफी मामला चेंज हो गया वरीज वर्सेस एक्शन का, और एक नेगेटिव एक्सरसाइज एक रिलेटिवली पॉजिटिव एक्सरसाइज बन गई कि बहुत सारी चीजें जो मैं वरीज के बॉक्सेस में डाल रहा था वो एक्चुअली ऑलमोस्ट इररेलेवेंट सी लगने लगी। और तो ये दो रियलाइजेशन आई मुझे कि एक ये कि जो वरीज में हम जनरली ऐसी चीजें डाल देते हैं कि जो हमें बॉदर कर रही होती हैं, लेकिन हम जरा सा गौर करें तो एहसास होता है कि वो एक्चुअली इट्स नॉट समथिंग वी आर वरिंग अबाउट, इट्स समथिंग या तो वो पास का पेन है या कुछ सफरिंग है जो हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, जिनके बारे में वाकई कुछ नहीं किया जा सकता सिवाय इसके कि हम अपनी सोच बेहतर करें, अपने स्किल्स इंप्रूव करें, ऐसे ट्रॉमास को या पास्ट के एक्सपीरियंसेस को एडजस्ट करने का अपनी पर्सनालिटी में। और दूसरी रियलाइजेशन ये आई कि जैसी पर्पस और विजन, पर्सनल विजन और मकसदियत के लेंस से उन चीजों को देखना शुरू करते हैं, वैसी चीजें बड़े पर्सपेक्टिव में फॉल कर जाती हैं। और वो जो एक्शन ओरिएंटेड, आई फेल्ट के कोई कनेक्शन है दोनों चीजों का आपस में, कि एक्शन ओरिएंटेड होना रादर देन या सर्कल ऑफ कंट्रोल में रहना रादर देन सर्कल ऑफ कंसर्न में, का पर्पस से बहुत कोई गहरा ताल्लुक है कहीं शायद। पर्पस से भी ताल्लुक है और सेकेंडली एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो आपको वो जो एस्पेक्ट है ना कि द विज़डम टू नो द डिफरेंस दैट द थिंग्स दैट आई कांट चेंज, उसको एक्सेप्ट कर लेना है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, लेट्स ओपन द पैनल नाउ। फातिमा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अ, हाँ, मैंने ये एक्सरसाइज की तो मतलब 2-3 इंसिडेंट्स अ, मेरे माइंड में थे। एक में तो इट वाज़ वेरी क्लियर कि मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी,
तो वो मेरी वरीज़ में था, आई वाज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो मैंने पॉसिबल एक्शंस में लिखा कि आई विल कम्युनिकेट माय फीलिंग्स टू हर। और उसमें भी फिर बहुत सी थॉट्स आई कि ओह शी विल गेट ऑफेंडेड और फिर यू नो कंप्लेन अबाउट दिस टू एक्स पर्सन, और मेरा एक्स पर्सन के साथ रिलेशनशिप डैमेज होगा। बट वो कुछ हद तक समझ आ गया कि वो मे बी आई नीड टू एक्सपेरिमेंट विद दिस अ लिटिल, कि कम्युनिकेट करके देखती हूँ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेके देखती हूँ। बट उसके बाद जो 2 मेरे साथ मतलब चीज़ें हुई, उसमें ये था कि मेरी इंटरनल फीलिंग्स ही थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। हुँ, और एक जगह तो मैंने वो कम्युनिकेट कर दी, तो थोड़ी-सी लड़ाई हुई, बट इवेंचुअली थिंग्स गॉट बेटर कम्युनिकेशन से। लेकिन दूसरी जगह आई वाज़ एक्सपीरियंसिंग अ लॉट ऑफ गिल्ट, और उसमें लाइक आई टेक एक्शन, but then the guilt is replaced with resentment. So both ways it's like a negative feeling for me, and internally मैं disturbed ही रहती हूँ। तो इसमें ये मुझे जो बिल्कुल आपने बताया कि ये आपको फीलिंग आई कि देखिए ये जो है ना इतनी जनरलाइज़्ड सी बात, इसके अंदर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ वेरी यू नो क्लियर ओपिनियन। वो ये तो उसूल में बात हो रही है। जब आपको ये महसूस होता है कि हमको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी थॉट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया हुआ। फॉर इंस्टेंस आपने ये फैसला कर लिया कि मैं बात करता हूँ अपनी जिस चीज़ से आप हर्ट हुई हैं, उसके बारे में आई विल कम्युनिकेट माय फीलिंग्स टू द अदर पर्सन। तो फीलिंग्स को कैसे कम्युनिकेट करना है? आपने फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हुए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे? इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। यानी ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है कि मैंने हाउ विल आई कम्युनिकेट माय फीलिंग्स। यानी फॉर इंस्टेंस तुमने मुझे गुस्सा चढ़ा दिया, लेट्स से मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये आपने कहा होगा। तो यहाँ पर तो आपने गुस्सा चिढ़ाने की ज़िम्मेदारी ही दूसरे को दे दी। तो बट हाउ डिड यू फील अबाउट इट? इसकी ज़िम्मेदारी खुद लेते हुए उसको बताएँ कि मैं ये मेरी कंस्ट्रक्शन है जिसकी वज़ह से मुझे गुस्सा चढ़ रहा है। यानी मैं इसको टोटली रिकॉग्नाइज़ करती हूँ, लेकिन मेरी इस कंस्ट्रक्शन को ठीक करने में मेरी हेल्प करें। अगर हम इस तरफ आएँगे तो इसके इसके पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स भी निकल सकते हैं। अच्छा, जब आप कोई काम करें कि जिसके नतीजे में गिल्ट खत्म होता है और रिज़ेंटमेंट पैदा हो जाती है, तो ये भी आपके अंदर की कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। इनको भी ठीक करना है हमें। यानी ये सारी चीज़ें आई एम नॉट सेइंग कि दे आर सिंपल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग। बट द थिंग इज़ व्हिच वी हैव टू रिकॉग्नाइज़ कि अगर मैं इस पर पड़ा रहूँ, जैसे आपने अभी बात फरमाई कि जब मैंने ये फैसला किया कि मैं बात करती हूँ, तो अगला मसला ये बन गया कि दूसरा बुरा मना जाएगा। तो ये भी तो आपका कंसर्न है ना। अगेन यू आर गोइंग इन योर सर्कल ऑफ कंसर्न्स। यस इसके इट इज़ नताइज क्या लाइक निकलेंगे? ये इसको वापस लेके आना है कि मैंने क्या करना है और बेहतरीन करना है। यानी उन्हीं हुँ, प्रिंसिपल, ये जो अभी अभी अली ने बात की है, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट कि उन्हीं प्रिंसिपल्स को, उस विज़न को सामने रखकर कि जो मैंने अपने लिए रखा हुआ है। इसीलिए देखिए बात शुरू हमने उधर से की थी कि अपना विज़न क्लियर करें कि मैंने क्या करना है, मैं कैसा हूँ? हू एम आई गोइंग टू बी? फातिमा कौन है? हुँ, इस हुँ। चीज़ को अपने ज़हन में क्लियर कर लें पहले कि क्या फातिमा इज़ जस्ट अ पर्सन हू रेसिप्रोकेट्स टू अदर्स, या अपने प्रिंसिपल पे हमने मामलात करने हैं ज़िंदगी में। ओके। तो बेसिकली मतलब मेरा क्वेश्चन ये था कि हमेशा वरीज़ में इट्स नॉट लाइक कि कोई और इन्वॉल्व्ड होता है। एट टाइम्स कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होता, कोई आपको कुछ भी नहीं कह रहा होता, बट इंटरनली आप बहुत कंज़्यूम हो जाते हो नेगेटिव फीलिंग्स से। वो एंड दे नेगेटिव आर लाइक फीलिंग्स रिजल्ट है नेगेटिव थॉट्स का। यानी कि यस, आपने सोचना शुरू कर दिया है बट इट्स कि ऑल द इंटरनल प्रोसेस, उसमें एक्सटर्नली कोई भी इट इज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। राइट, एंड ऑल दोज़ इंटरनल प्रोसेसेस दे आर इन माय कंट्रोल। वो मेरे हैं। यस, और अगर
भी नहीं हुए कंट्रोल, तो इसका मतलब है उनके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और असल में प्रॉब्लम यही है, असल हुँ, प्रॉब्लम यही है कि हमको इस चीज़ की आदत और इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है कि अपनी थॉट्स को हमने फ़ोकस्ड रखना है। ये देखिए हुँ, मैं आपसे शेयर करूँ इस वक़्त जो मेरी सिचुएशन बनी हुई है, ये मुझे इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। ये जो इस वक़्त यानी व्हाटएवर आई एम सेइंग आई एम हियरिंग इट बैक। बट ये जो टाइम मैंने अभी गुज़ारा है, इसमें अब मैंने अपने आप को इस पर फ़ोकस करवाना है कि मैंने उस चीज़ पर फ़ोकस करना है जो मेरे ज़हन में है, जो मुझे बार-बार से आवाज़ें आ रही हैं, मैंने उन पे फ़ोकस नहीं करना। वो अपनी आवाज़ें आ रही हैं। कैन यू इमेजिन दैट? आई मीन थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। इट्स प्रॉबब्ली अनइमेजिनेबल। ओके। तो अगर इंटरनल प्रोसेस भी है, तो उसमें पॉसिबल एक्शंस जो हैं मतलब पैटर्न बेसिकली वही होगा। चाहे आपको किसी और ने डिस्टर्ब किया है या इट्स योर ओन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, बट जी, पॉसिबल एक्शंस में रेज़ोल्यूशन का पैटर्न वही होगा कि आप पॉसिबल एक्शंस पे ही जंप करोगे और डेफिनिटली, व्हाटएवर इज़ इन योर कंट्रोल। डेफिनिटली। हुँ, Once you have recognized that you get carried away with your thoughts and your feelings become, being subservient to your thoughts, they will follow. तो आपने असल में अब एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रैक्टिस सोचनी है कि जिसके नतीजे में अपनी थॉट्स को रोकने का मतलब ये कंट्रोल में लाना है। ये इस पे मैंने नहीं सोचना। दिस इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट। आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट व्हाट आई कैन डू ओके, एंड टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज। ओके, थैंक यू। या मोस्ट इसमें स्किल्स भी आती हैं। मैंने शायद आपको रिकमेंड किया था कभी कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस में कुछ मेडिटेशन, थोड़ी-सी ब्रीफ मेडिटेशन जिसमें कि अपने अपने ज़हन को थोड़ा-सा साइलेंट कराने की कोशिश है। यानी अपने ज़हन को अपने हाथ में लेने की कोशिश है कि मैंने अभी नहीं सोचना ये। आई हैव टू हुँ, कीप माय माइंड ऑक्यूपाइड विद व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है जी? दिस टेक्स सम प्रैक्टिस। ओके, ठीक। इसी तरह वैसे से आपने अदर मुझे स्किल रिकमेंड नहीं किया था बट दिस इज़ हेल्पफुल। दिस विल बी इंशाल्लाह। अगर ऐसा नहीं था तो इसको ज़रूर करें। हुँ, हुँ। ये लास्ट टाइम उन्होंने फ़रिया ने ज़िक्र भी फरमाया था ना कि इट हैज़ रियली हेल्प्ड। आई हैव हैड वेरी गुड रिस्पॉन्सेज़। मोहित साहब, एस्केपिज्म इस इज इट डेंजरस या इज इट काउंटर प्रोडक्टिव? वीक कर देता है हमारी माइंडफुलनेस को जब हम बिंज वॉचिंग में या इस तरह की चीजों में अगर ज्यादा पड़ जाए, तो क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है? इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये आता है कि अल्टीमेटली फिर उसमें से निकल के फेस करना पड़ेगा। यानी ये वही इफ़ेक्ट है कि जो आदमी नशे में हासिल करता है कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को ऑब्लिवियस कर ले, थोड़ी देर के लिए इन्वॉल्व। देखिए एक है अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए किसी एक्टिविटी में चले, कोई हेल्दी काम कर लेना। देखो मूवी देख लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे याद है ये मेरी एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जब इम्तिहान की तैयारी करा के अब अगले दिन अ, इम्तिहान ले देना है, तो उसमें मैं आखिरी काम ये किया करता था, कोई मूवी देखा करता था। जस्ट टू गेट माय माइंड फ्री। मैंने अब बहुत सोच लिया, काफ़ी हो गया, अब जो तैयारी करनी थी कर ली है। नाउ आई विल जस्ट रिलैक्स। और फिर उसके बाद अगले दिन जाके इम्तिहान दे दिया। दिस इज़ अ डिफरेंट अप्रोच। एक अप्रोच ये होती है कि जो चीज़ इश्यू है उस पर सोचने को अवॉइड करने के लिए हम कुछ और करना शुरू कर दें। ये डिस्ट्रैक्शंस अल्टीमेटली तो खत्म करके वापस इश्यू पे आना पड़ेगा। ये टेम्परेरीली यूज़ करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर ये ख्याल आया तो कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जिसको एन्जॉय करते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा कर ली या एक्सटेंड कर ली, तो इवेंचुअली उतना ही मुश्किल हो जाएगा वापस आना, या उतनी जोर से आपको हिट करेगा वापस। वो क्योंकि खुद एडिक्शन हो जाएगी, वो खुद एडिक्टिव हो जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो एक वरी और बन जाएगी। अख्तर, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा कोई सवाल तो नहीं है, मेरा एक कमेंट ही है कि जो हम लोग जिस चीज़ की हम कोशिश करना चाह रहे हैं, उसमें जो ज़्यादा मसला आता है बेसिकली इम्बैलेंस होना है। हमारे जो कंसर्न्स होते हैं, कंसर्न्स को हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट्स होते हैं या जो एक्सपेक्टेशन होती है औरों से,
या हमारी अपनी जो एक्सपेक्टेशन होती है और जो हमारे एक्शंस होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उसमें इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इनसे अक्सर जो कंसर्न्स या जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं बेसिकली, वो मतलब होने ही चाहिए, उसमें से बहुत सारे वैसे ही फ़िल्टर हो सकते हैं। तो इसे मैं थोड़ी-सी जो इस पे वर्क किया, तो जब हम इस पे कुरान मजीद को पढ़ते हैं ना, और उसमें जो अल्लाह पे तवक्कल जो एक चीज़ है, वो बहुत हेल्पफुल है कि उसमें से बहुत से कंसर्न्स जो होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो वैसे ही निकल जाते हैं, वही फ़िल्टर हो जाते हैं। यानी कि आपको पता लग जाता है कि आपका यही दायरा है। इस दायरे से अगर आप बाहर जाएँगे तो आप अपने लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करें। तो क्योंकि हम जिस सोसाइटी में या जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं बेसिकली, वो यानी कि हमसे रिज़ल्ट माँगती है। तो कुछ रिज़ल्ट हमारे और या एक्सपेक्टेशन जो होती है हमें लोगों से होती है, वो जो एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, वो बेसिकली रिज़ल्ट की सूरत में ही होती हैं। और वो जब पूरे नहीं होती तो फिर हमें जो है उस और उसके लिए बाद का तो जो एक्सपेक्टेशन होती है वही गलत होती हैं, जो या जो हम चाह रहे होते हैं, जो कंसर्न्स होते हैं हमारे, वही गलत होते हैं। तो उसलिए भी हमारा जो है, जो हमारा प्रोसेस होता है बेसिकली, हम बेसिकली उससे हट जाते हैं। और उन उन जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसको भी हम सही तौर पे फ़िल्टर नहीं कर पाते कि कौन-सा जो कंसर्न है या कौन-सा जो रिज़ल्ट है वो ठीक है या गलत है, या इसके पीछे मुझे जाना भी है या नहीं। तो मैं अल्लाह पे तवक्कल जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा-सा बैलेंस करने में और इससे निकलने के लिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, टोटली एग्री। और ये हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक यही आएगा जी। यानी व्हाट इज़ ज़ाहिर है अल्लाह ताला पर तवक्कुल का मतलब ये है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ और अल्लाह ताला को मानना जो है, उस मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। जब हम कहते हैं कि अल्लाह को मानते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? उस पर मैं इस वज़ह से कुछ थोड़ा तफ़सील से बात करना चाहूँगा जी। बट आई टोटली एग्री कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट इनपुट है ये। जी, क्योंकि हम जो हमारा जो दुनियावी माइंडसेट है, उसके अंदर में सिर्फ़ जो है हम रिज़ल्ट के पीछे जा रहे हैं, बेसिकली प्रोसेस के पीछे हम जा ही नहीं रहे। और बहुत से रिज़ल्ट्स जो होते हैं उसके लिए जो हम प्रोसेस चला रहे होते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं होती बेसिकली। तो राइट, राइट। इसको इसको मेरे ख़्याल से, क्योंकि हम जब अगर हमें ये पता लग जाए कि कौन-सा कंसर्न या कौन-सा रिज़ल्ट जायज़ है, इन द सेंस जब हम अपने आप को मुस्लिम कहते हैं या जब अल्लाह को मानते हैं, तो बहुत से कंसर्न्स तो वैसे ही फ़िल्टर हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो बस ये मुझे यही कहना था। थैंक यू वेरी मच, ये वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम। सर मैं एक सिचुएशन जो है उसका काफ़ी देर से उसको फेस कर रही हूँ और मैं चाह रही थी कि मैं उसको शेयर करूँ और फिर क्योंकि मुझे वो सेंटर ऑफ जो कंसर्न है या जो एक्शंस हैं वो मैंने कुछ लिखे, लेकिन वो वही बात कि मुझे कुछ इससे ज़्यादा बात समझ में नहीं आई कि जो आपने लास्ट सेशन में उसको मेंशन किया कि जो बदल नहीं सकते, तो मुस्बत ज़हन से कबूल कर लें। सर सिचुएशन ये है कि अ, मेरे वालिद साहब हैं जो 84 प्लस में हैं और उनके कुछ कांस्टेंट इश्यू हैं मेरे भाई के साथ और हर वक़्त एक टेंस घर का माहौल जो है वो रहता है, जिसमें मेरे जो दूसरा भाई है, मेरी अम्मी हैं, भाभी हैं, मैं हूँ, हम सब इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं उनकी बातें सुन के कि वो जो उनकी डिमांड्स हैं या जो वो हमसे बात कर रहे हैं, वो रीज़नेबल नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक सोच नहीं रहे हैं। लेकिन इसके साथ जो है क्योंकि मेरा भाई साइकियाट्रिस्ट है, तो वो ये बात हमें कह रहे हैं कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो बहुत शदीद डिप्रेशन में हैं और उनका एक एक नेगेटिविटी का सर्कल है, जो कांस्टेंट जो है वो चल रहा है और वो उसमें से निकल नहीं पाते हैं। उसमें ये है कि जब हम उनसे बात करते हैं, उनको लिसनिंग ईयर प्रोवाइड करते हैं, अ, हम उनको समझाते हैं, तो वो कुछ देर के लिए उसको समझ भी जाते हैं। उसको बाज़ चीज़ों को वो ये भी कह देते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इसको हाँ, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं इस पे सोचूँगा, मैं करूँगा। और बाज़ दफ़ा वो ये भी मुझे कहते हैं कि बेटे मैं तो अब इस स्टेज पे पहुँच गया हूँ,
कि मैं अब चेंज नहीं हो सकता, मेरी हैबिट्स नहीं चेंज हो सकती, तो आप अपने भाई से क्यों नहीं बात करती कि वो मेरी बातों को मान ले और अब वो चेंज हो जाए? तो मतलब एक अजीब-सी सिचुएशन है जिसमें मैं काफ़ी अरसे से फँसी हुई हूँ कि अगर हम वालिद साहब से बात करते हैं और उनके साथ बात करते हुए अगर हमारी आवाज़ ऊँची हो जाती है या हम थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं या हमें गुस्सा आ जाता है, तो वो समझते हैं कि हम उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम ये नहीं करते तो हम खुद फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं सब। उसमें ये है कि मतलब जो इमोशंस से जो डेवलप हो रहे हैं, वो ये है कि फ्रस्ट्रेशन है, हेल्पलेसनेस है, कई दफ़ा एम्पैथी भी डेवलप हो जाती है कि एक ऐसा पर्सन जो डिप्रेशन का शिकार है और वो अपने नेगेटिव थॉट्स के ऊपर ओवरकम नहीं कर पाता, 80 82, 83 प्लस उसकी एज हो चुकी है, वो खुद भी कह रहा है कि मैं अपने आप को चेंज नहीं कर सकता। तो अब इस सारे सिनेरियो में अब हम क्या कर सकते हैं? सर उसमें जो वही बात है कि जो एक्शंस वाली जो बात है, तो उसमें यही है कि अ, ठीक है फिर इसको इस सिचुएशन को एज़ सच एक्सेप्ट कर लिया जाए। और सर मैंने कई दफ़ा अपने भाई से, भाभी से कहा कि आप इसको इग्नोर कर दें। यानी आप वालिद साहब की बात सुनें और हम सब आपके साथ हैं, हमें पता है कि आप ठीक जगह पर खड़े हैं, लेकिन आप उनकी जो डिमांड्स हैं या जो भी वो इश्यूज़ हैं, आप उनको सुनें और उनको इग्नोर कर दें। वो ये कहते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे ये बात सुन रहे हैं, तो हमसे इग्नोर करना मुश्किल है और जिसकी वज़ह से वो खुद दोनों मेरे जो भाई और भाभी हैं, वो बेचारे एंटी डिप्रेसेंट्स खाना शुरू हो गए कि हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, हम क्या करें? तो सर ये सारी सिचुएशन है, अब इसमें बताएँ कि हमारा जो एक्शन होगा, यानी हम कहाँ पे कंट्रोल लूज़ कर रहे हैं? यानी एक ऐसी जगह पे हम आके फँस गए हैं कि हमें खुद भी नहीं समझ आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? ये जो एक तो बात ये है कि जब वो कहते हैं ना कि रोज़ जो बात हो रही है वो इग्नोर नहीं की जा सकता। मेरा ख़्याल है कि इस पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। इग्नोर करने का मतलब ये है कि अच्छी तरह से हर्फ़ जमील करते हुए उसको एक तरफ अपने ऊपर असर ना होने दें। ये जो अपने ऊपर असर होने दिया है इसका नतीजा है कि वो एंटी डिप्रेसेंट्स खाने पड़ रहे हैं। अपनी अपनी थॉट्स को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करें। दिस इज़ समथिंग जैसे जैसे हमें बच्चों के साथ डील करना पड़ता है। रोज़ रात को उठते हैं, वो रोज़ रात को उठ के दूध माँगेगा, लेकिन हम उस पे डिप्रेस नहीं होते बिकॉज़ वी बिलीव दैट सून इट विल बी ओवर। सून दिस विल आल्सो बी ओवर। ये भी खत्म हो जाएगा सिचुएशन। एक तो ये मेरा ख्याल है कि उसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम अपने बुजुर्गों को जो इस एज में पहुंच जाएं और ज़ाहिर है उन्होंने बड़ी एक्टिव ज़िंदगी गुजारी है और आज भी ये समझते हैं कि हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये कंट्रोल तो कभी भी नहीं था। बट हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं और इस ख्याल में रहते हैं कि चीज़ें ठीक है मेरे कंट्रोल में। और अक्सर औकात बज़ाहिर कंट्रोल में नज़र भी आ रही होती हैं। अब वो बज़ाहिर भी नज़र नहीं आ रही। चुनांचे वो एक नौयत की फ्रस्ट्रेशन उनके यहाँ डेवलप हो रही है, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय अस इस वक़्त। लेकिन आप एक काम करें, एक चीज़ ट्राई करके देखिए कि जिस वक़्त ये बातचीत होती है और ज़्यादा वो इसमें शिकायत करते हैं, तो उनको क्या उनके इंटरेस्ट की कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसमें डिस्ट्रैक्ट किया जा सके। मेबी वी कैन डिस्ट्रैक्ट him from talking too much about these things. तो और ये इस चीज को एक कॉमन चीज बना लें कि उनके को 10-12 इंटरेस्ट ढूंढ लें। मिसाल के तौर पर अगर क्रिकेट का शौक है तो क्रिकेट लगा दें उन्हें। ये अब ये मैच देखा है? आपको ये वाला मैच याद है आपको किस तरह हुआ था? हमने इकट्ठे बैठ के देखा था। ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट हिम और दूसरी तरफ अपने ऊपर इसका असर ना होने दें। यानी दिस इज थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये वैसे ही है जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं विद दी होप कि इंशाल्लाह ये टाइम जल्दी गुजर जाएगा तो ठीक हो जाएगा मामला। इसी तरह से ये भी ठीक हो जाएगा। यानी इस चीज को समझ लें, लेकिन इसको भी याद रखें बहुत अच्छी तरह से, सब लोग जो आसपास हैं, ये सब की गलतियां हम सब से हुई हुई हैं जिंदगी में।
लेकिन जो मौका ये मयस्सर है, ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है विद दिस हिज एग्जिस्टेंस एट दिस टाइम, उसमें अल्लाह ताला हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेहतरीन तरीके से नेकियां कमाने की, और उनको बर्दाश्त करने की, उनके साथ बेहतरीन रवैया रखने की, उनकी खिदमत करने की, एक एक इमोशनल ताल्लुक कि काश मैं ये कर सकता, मैं आपके लिए ये कर सकूं, मेरा बड़ा दिल करता है। वो जो है ना, हमारा अपना रिस्पॉन्स जो खिंचा हुआ रहता है, उसके नतीजे में और प्रॉब्लम पैदा होती है। उनको गले लगा दें, उनसे कहें कि ये हम इंशाल्लाह इसको सोचते हैं किस तरह ठीक करें। अभी आए कोई जो गेम, उनको चेस पसंद है तो चेस खेल लें, समथिंग टू इन्वॉल्व हिम इन समथिंग एल्स, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। ये मेरी गुजारिशात हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रस्ट्रेट नहीं होना, मुझे तो इसको अपॉर्चुनिटी समझना है, इससे जन्नत कमानी है। जी सर, ठीक है। लेकिन सर ये वही बात है कि ख़ासा मुश्किल काम होता है। यानी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपने इसको, वही बात है कि सर आपने जब ये कहा ना कि आप, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने मुस्बत तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है। तो वो जो जी, इसको एक्सेप्टेंस देकर आगे चलने वाले जो काम है ना, सर वो मतलब बोलने में आसान है, लेकिन करने में जो है वो ज़रा मुश्किल बहुत लगता है। मुश्किल है जी, बहुत मुश्किल जी, है। लेकिन जी। उसका तरीका क्या है? यानी उसका तरीका भी यही है कि असल में क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रहा है कि आप उस पे कंटिन्यूअसली सोचते चले जा रहे हैं। यानी ये जो सोच है, इसको अपने अपने अफेक्टिव कामों में लगाएँ। यानी डोंट वेस्ट योर एनर्जीज़, जो कर सकते हैं, ये है सिचुएशन, ये वालिद साहब की हालत है, इसमें हम ये कर सकते हैं। इस एक चीज़ ट्राई करें, दूसरी करें, तीसरी करें, चौथी करें। मेक इट एन एक्सपेरिमेंट, एन ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट। लेकिन उसको उधर छोड़ दें, जस्ट लीव इट देयर। व्हेन आई से छोड़ दें, इसका मतलब ये कि वो कंसर्न कि उन्होंने ये कह दिया, अब वो फिर कल ये कहेंगे। नहीं, कल जाकर उनको किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व करें कि जिसमें वो इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर यही बात, वो ही हैज़ बीन अ डेंटिस्ट थ्रू आउट हिज़ लाइफ, तो वो मे बी ही कैन हेल्प यू। आप अपनी कोई प्रॉब्लम उनके पास ले जाएँ, हनान अपनी कोई प्रॉब्लम उनके पास ले जाएँ और देखें कि वो कितनी इन्वॉल्व होते हैं, नहीं होते, किसी तरह से उनको वो इम्पोर्टेंस मिलनी शुरू हो जाए। कि जो इस स्टेज पर एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि इंसान ये महसूस करता है कि मैं आज तक ये पूरा घर मैं चला रहा था, अब मैं एक यूज़लेस चीज़ हूँ। इस कैफ़ियत से उनको निकालें कि हम सब असल में वी नीड यू, और आपकी ये हेल्प चाहिए हमें, इसमें हेल्प करें हमारी। इस तरफ उनके ज़हन को इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करें। डोंट टेल हिम नॉट टू डू एनीथिंग, ये ना करें, टेल हिम टू डू समथिंग। इस अप्रोच से देखें, करके देखें, मे बी इट विल हेल्प अ बिट। जी सर, सर ये आपकी मुझे बहुत अच्छी लग रही है सजेशन कि उनके कुछ इंटरेस्ट हैं, तो उनके ऊपर से अगर अगर हम फ़ोकस करवाना चाहें तो हो सकता है शायद थोड़ी-सी उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। राइट। और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें वो आज भी अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, उस तरफ उनको मेक हिम एक्टिव इन देयर, कि एक्चुअली मैं सर इसमें आपकी हेल्प वहाँ करूँ। पर नहीं सर, वहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि वो रिटायरमेंट ले लें। वहाँ पर हम जो है ना वो अब जिस स्टेज पे पहुँच गए हैं, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि आप रिटायरमेंट ले लें। ये अब टाइम इससे आगे आप नहीं कर सकते ये काम। तो ये भी एक बहुत ये बड़ा प्रॉब्लम बन गया। अगर उन्होंने ये रिटायरमेंट ले ली, तो इस वक़्त अगर वो आपके साथ 2 घंटे में फ्रस्ट्रेट करते हैं और उनको एंटी डिप्रेसेंट लेने पड़ रहे हैं, तो फिर 4 घंटे जगाने पड़ेंगे। ये याद रखिएगा। तो ये हर चीज़ की प्रोस एंड कॉन्स है ना जी। इंसान की जो भी एक्शंस होते हैं, वो 2 धारी तलवारों की तरह होते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोहित साहब, ये जो सेंस ऑफ पर्पस की हम बात कर रहे थे, अभी बहन ने जो एग्जांपल शेयर की, तो इट रिमाइंडेड मी ऑफ समथिंग एल्स दैट आई थिंक अबाउट अ लॉट, व्हिच इज के रिटायरमेंट का शायद हमारे यहाँ
जो कॉन्सेप्ट है शायद वो आउटडेट हो चुका है या शायद वो कभी भी सही नहीं था। वो ये कि मैं फारिग हो जाऊंगा, जो एक शदीद पेनफुल तरीका है जिंदगी गुजारने का। और ये बड़ी कॉमन चीज हमने देखी है, सबने देखी होगी, स्पेशली हमारे माशरे में। तो वेस्ट में कम है, हमारे माशरे में बहुत है कि लोग रिटायरमेंट के बाद बिटर हो जाते हैं, लोनली हो जाते हैं। और फिर जाहिर है ऐसी ही चीजें उनको परेशान करती हैं कि जो अदरवाइज हमें ट्रिवियल लग रही होती हैं, लेकिन उनके दिन के लिए या उनके जहन पे वो एक बड़ा अहम। और अगर लाइफ ऐसी गुजरी है जिसमें ट्रॉमाज आए हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस रहे हैं, तो जाहिर है वो मैनिफेस्ट होते हैं। तो जस्ट कमेंट इज कि हम जो अभी शायद उस एज में नहीं पहुंचे, 80s में नहीं है, दिस इज अ गुड टाइम कि हम ये प्लान कर लें कि हमारे वो कौन से दोस्त होंगे, हमारी वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी, या प्रोडक्टिव या इवन एंटरटेनमेंट के हवाले से जो जिसमें हम मसरूफ रहा करेंगे जब हम रिटायर हो जाए। अल्लाह ताला मौका दे सबको ही कि वो रिटायर हो और फैमिली के साथ टाइम गुजारे और रिलैक्स्ड भी रहे, और फाइनेंशियल्स भी ऐसे हो कि उनको ज्यादा परेशानी ना हो। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेस टू बी। लेकिन वो एट टाइम्स अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जरा मुश्किल वक्त बन जाता है। और उसमें गैप आई थिंक प्लानिंग का ज्यादा होता है, तैयारी कम की होती है उस टाइम की, या उस टाइम के बारे में सोचा ही होता है कि वो आएगा तो उसमें सिर्फ बस रिलैक्स करना है और खुद ब खुद कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा करने के लिए। जिंदगी हमेशा वी विल इट विल टेक अस बाय सरप्राइज, ये बात याद रखिएगा। और इसी में आजमाइश है। अगर आपको वही कुछ होता रहे जो कि मैं समझता हूँ, यानी देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, और इस फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इस तरह की सिचुएशन, और ये रोज का मामला, और आपको इसके बारे में हुक्म ये दिया गया है कि आपने बेहतरीन रवैया रखना है। यही वो जगह है कि जिधर से हमारे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज डेवलप होती हैं, अगर हम इसको, इस अपॉर्चुनिटी को यूज करें। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसका टाइम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। यानी इस चीज को हमने अपना इस असल इशू नहीं बनाया। मेनी थिंग्स, जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किसी की गलती है। एक सोसाइटी का एक निज़ाम ऐसा चल रहा है कि जिसमें एक दौड़ लगी हुई है। हमें अपने आप को ठीक करना है, अपने बेहतर अपने बनाना है, और ये अपॉर्च्युनिटीज़ है जो हमारे आस-पास आ रही हैं, एंड दे विल ऑलवेज़ टेक अस बाय सरप्राइज़। अगर नहीं होगा, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ट्रू, ट्रू। जी, शबाना आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पिछले हफ्ते की बात है। मैं जो हूँ वो अपनी जो होती है मैमोग्राफी उसको मैं टाल रही थी कुछ अरसे से ना। पिछले हफ्ते की बात है, आप ही ने ये बात कही, जिस दिन मुझे जाना था आपने यही कहा कि लोग तो कैंसर का टेस्ट इसीलिए नहीं कराते कि वो कॉफ की वजह से। तो मुझे बड़ी हँसी आई। मैंने कहा मुझे तो आज ही जाना है और सर जो है यही बात कर रहे हैं कि लोग तो कॉफ की। खैर मैंने उसे टाला था थोड़ा-सा उसको आगे किया था, लेकिन फिर ये हुआ कि मुझे ना कुछ अपनी स्किन में थोड़ी-सी कलर चेंज महसूस हुआ और दूसरे दिन थोड़ा-सा और बढ़ गया, तो फिर मुझे थोड़ा-सा शक हुआ। मैंने कहा कि अब इसको टालना नहीं चाहिए और जाना चाहिए। तो खैर मैं गई वहाँ मैमोग्राफी के लिए, उन्होंने की। काफ़ी देर वो करती रहीं और उस दौरान जो है वो मैं मुसलसल अल्लाह ताला से दुआ करती रही कि अल्लाह ताला, ये सबसे बड़ी चीज़ है जिससे मैं डरती हूँ और हमेशा से डरती हूँ, और हमेशा से मैं आपसे दुआ कर रही हूँ कि बस ये बीमारी मुझे कभी मत दीजिएगा। तो क्या होगा कि वो, मुझे लगा कि वो बहुत कंसर्न है, हालाँकि मेरा अल्ट्रासाउंड नहीं होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आपका अल्ट्रासाउंड भी होना है। तो उसपे मुझे थोड़ा-सा शक हो गया कि इसका मतलब कि कुछ गड़बड़ है, टोटली वो एक तरफ नहीं है। तो ख़ैर मैं तो मुसलसल उसके दौरान भी दुआ करती रही कि अल्लाह ताला अगर हो गया तो क्या हो गया? क्या होगा? मैं किस तरह मैनेज करूँगी? आप तो जानते हैं मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे बस की तो ये बात ही नहीं। तो ख़ैर जब उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि यही पॉइंट जिसको आप कह रही हैं कि जहाँ से स्किन चेंज हुई है, तो यहीं पर हमें कुछ गड़बड़ लग रही है, तो आप जो है वो बायोप्सी करा लें। तो बायोप्सी तो ज़ाहिर और भी मेरे लिए मौत की तरह थी। फिर तो ख़ैर उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने 2-3 दिन बाद फिर मैं चली गई, अभी 2-3 दिन पहले मैं गई हूँ। तो जिन्होंने करनी थी उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा कि हम पहले अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो उन्होंने भी अल्ट्रासाउंड किया। तो उन्होंने कहा वैसे तो सब कुछ हमें ठीक ही नज़र आ रहा है, बेनाइन ही नज़र आ रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट जो है ये क्या आपको कोई चोट लगी है, कुछ हुआ है? तो फिर मुझे ख़्याल आया, मैंने कहा शायद वर्कआउट वग़ैरह करती हूँ तो कुछ ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गया, कुछ उसकी वज़ह से कुछ इंजरी आ गई। तो कह रहे हैं कि इस सर्टेन प्लेस पे जो है थोड़ी-सी इंजरी है,
तो इस पॉइंट को हम ऐसे अटेंडेड नहीं छोड़ सकते, तो इसके ऊपर हमें चेक करना है। तो आप जो है अभी हो सकता है कि ये इंजरी हो, तो हम क्यों बायोप्सी करें ना आपकी। तो आप ऐसा करें कि आप एंटीबायोटिक ले लें और 10-15 दिन हम इसको देंगे टाइम, उसके बाद हम फिर करेंगे बायोप्सी। तो इस वक़्त समझें कि सर मेरा डायग्नोसिस जो है बिल्कुल ईमान की तरह खौफ और उम्मीद के दरमियान है। तो जो कहते हैं ना, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान होता है। तो मेरा डायग्नोसिस भी ऐसे ही है, तो उन्होंने मुझे अभी फ़िलहाल एंटीबायोटिक पे रखा हुआ है। तो लेकिन ये कि मैंने जो है अभी हमने सारे अपने बच्चों से छुपाया है, क्योंकि बच्चे ऐसे टाइम पे हैं, एक बच्ची मूव कर रही है दूसरी सिटी, दूसरी ने जो अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अभी पहले आर या पार हो जाएँ, तो फिर बच्चों से डिस्कस करेंगे। और ये कि दुआ भी कर रहे हैं और आप लोगों से भी कह रही हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे बचाए, क्योंकि मुझे सारी ज़िंदगी इसका सबसे बड़ा खौफ था। तो मैं ख़ैर यही करती रही अल्लाह ताला से दुआ कि अगर अल्लाह ताला हो गया, तो फिर मैं यही समझूँगी कि शायद मेरी सेहत की आज़माइश जो है वो मेरी गुनाहों को नहीं माफ़ कर रही थी, तो आप मुझे फिर इसमें मुब्तला करके शायद मुझे माफ़ करेंगे। तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन सर खौफ तो बहुत है, बहुत मुझे डर बहुत लगता है, क्योंकि हमेशा से तो सर अभी मुझे में ये यकीन रखें कि जो अल्लाह ताला आपके लिए पसंद फरमाएगा, जी, जी, यही बात आप उसकी है। अगर मेरी बेहतरी रहमत बिल्कुल, सब उसमें शामिल होगी। जी। वो आपके लिए बेहतर होगा। जी अगर सर, यही हमारी बात है। नज़र इस दुनिया तक रह जाती है ना, हम ये जी, देख जी, रहे जी, हैं जी। कि ये इसमें ये मुश्किल है, ये वो जो नेमतें उसके बाद इन मुश्किलात की वजह से अगर हम अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर सके इंशाअल्लाह, जी, जी। तो जो जो नेमतें मिलेंगी वो जिसके बारे में तसव्वुर ही नहीं है। तो बिल्कुल। ये समझ लें और कि मैंने तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं पिछले जी, दिनों एक साहब से बता रहा था, ये और उनसे उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए विज़न अगर क्रिएट करूँ तो कैसे करूँ? मैंने किस चीज़ का विज़न? तो उन्होंने कहा अपनी ज़िंदगी का। मैंने कहा ज़िंदगी की कंप्लीशन डेथ पे होती है। ही यूज्ड टू से मुझे बताया करते थे कि मैं डेथ के बारे में कभी नहीं सोचना पसंद करता। मैं कहा फिर इसका मतलब है आप ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना पसंद करते। इसलिए क्योंकि डेथ के बगैर ज़िंदगी पूरी नहीं है। आपने अगर वो सोचना नहीं है, तो फिर तो असल में आपने कुछ सोचा ही नहीं। तो वो दैट इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसेबल, इनविंसिबल पार्ट, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। अल्लाह ताला की से हम सब दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ये हौसला रखें, ये यकीन रखें, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, एवरीथिंग इज़ इन गॉड्स हैंड, टोटली इन गॉड्स हैंड। ठीक है जी, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जो आ जाए, उसके आगे इस तरह सरे तस्लीम हम करना है कि जो अल्लाह के फैसले करके जैसे अज़ान की आवाज़ आ गई है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसकी हौसला दे, हिम्मत दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन, आमीन। जी, राफ़िया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। मोई साहब मैं ये आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जो सर्कल ऑफ कंसर्न है, उसमें तो वरीज़ बहुत सी लिखी गई हैं। अब वो सर्कल जो एक्शन है, जैसे ही मैं एक वरी का एक्शन लेने लगती हूँ, तो फिर कोई और वरी वहाँ चली जाती है। तो ये कोई तरीका है कि भई इनको सेपरेट करके कि मैं सर्कल ऑफ कंसर्न को छोटा करते जाऊँ और एक्शन बड़ा करते जाऊँ। तो ये मुझे समझ नहीं आती है कि मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ। एक नेगेटिव थॉट खत्म हुआ तो दूसरा वाला वहाँ सर्कल ऑफ कंसर्न में चला गया। इसकी या तो मुझे वजह नहीं समझ आ रही या मुझे उसको हैंडल नहीं करना आ रहा। तो इसका कुछ आप गाइडेंस दे सकते हैं? इतनी नेगेटिविटी 2 चीज़ें करनी है आपने। एक तो ये कि ये जो है ना अपने ज़हन को कंट्रोल करना कि मैंने इस वक़्त प्रायोरिटाइज़ करनी है अपना मेरा कंसर्न इस वक़्त सबसे ज़्यादा कौन-सा है, व्हिच इज़ मोस्ट रेलेवेंट टू मी और उसके ऊपर मैं क्या कर सकती हूँ। दिस इज़ इट। जब आपने इसको कर लिया, अब कोई और चीज़ आ रही है, स्टॉप द थॉट। अभी अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैं इसको सर्कल ऑफ कंसर्न में लिख लेती हूँ, बट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट अभी। इस पे रोकनी है थॉट। यानी देखिए, असल में जो वो है ना एक्सेप्टेंस जिसको हम कह रहे हैं, वो है क्या? वो है ही सिर्फ़ यही कि उसके बारे में फिर नहीं सोचना अब। आई विल गेट आउट ऑफ इट। अगर मैं उस पे सोचता रह गया, तो फिर तो असल में मैंने कुछ किया ही नहीं। और कंसर्न्स इतने ज़्यादा हैं, अगर वैसे भी देखने लगें, किसी भी आम आदमी की ज़िंदगी में कंसर्न्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो सिर्फ़ उनके बारे में सोचे, तो ओवरवेल्म होके बैठा ही रहेगा।
So what you can do is just prioritize. ये मेरे कंसर्न में पीछे आता है। आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आएगा टाइम देख लेंगे। पहले मुझे इसको ठीक करना है। तो दूसरे कंसर्न्स को इग्नोर कर दो। एब्सोल्युटली जो चीज़ इस वक़्त इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम नहीं है, उसको क्यों ले रही हैं? यानी 3-3 महीने पहले का सोचने की क्या ज़रूरत है? नहीं, समझ में आनी चाहिए ना बात। प्रेज़ेंटली भी कोई वरीज़ आ रही हैं तो गैदर होती जा रही हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब उसको बताइए कर। क्या है? क्या क्या वरी है? ये या जैसे मेरी ग्रैंडडॉटर की वरी है, उसकी कुछ सेहत खराब हो रही है, तो उसकी वरी। कुछ कह सकते हैं उसके बारे में? नहीं, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, शी इज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट। कैन यू डू एनीथिंग अबाउट इट? नो, आई कांट। देन इट्स व्हाई इज़ इट योर वरी? जस्ट प्रे। जो होगा अल्लाह ताला की तरफ से वो अच्छा होगा आपके लिए भी, उनके लिए भी। यानी ये मैं कह रहा हूँ असल में। यानी जब मैंने ये बात की थी ना कि जब परेशानी ना हो तो हम परेशानी के बारे में परेशानी हो जाती है। नहीं परेशान होने की ज़रूरत। यानी इफ यू कैन डू एनीथिंग, कम्फर्ट हर। ये चीज़ें आप कर सकती हैं, उनको समझाएँ कि ये इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। व्हाई डू अभी अगर एक चीज़ जो है उनकी हेल्थ के बारे में उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके बारे में अभी डॉक्टर के पास जाना है, आप उसके बारे में परेशान होके क्या करेंगी? ये मैं अर्ज़ सही है, कर रहा हूँ। जो सही है। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। जो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी ना कि ये आपकी ये सर्जरी जो हुई याद होगा आपको कि 3 महीने पहले से आपको ये कंसर्न था कि क्या होगा, किस तरह होगा। चल रहे हैं ना मामलात, बट इसी वो तरह चल पड़ेंगे। इस अभी भी इसका कंसर्न है, अब जब डॉक्टर को मिलूँगी, पता नहीं क्या कहेगा, नहीं ठीक हुई, एक चलें नेगेटिविटी बहुत है। जी, राइट। आपके आपके क्या ख़्याल है? यानी थोड़ी देर के लिए इस पर कुछ नोट्स लें कि आपके इस कंसर्न की वजह से, इस पर परेशान रहने की वजह से डॉक्टर की ओपिनियन चेंज हो जाएगी। क्या होगा? उस वक़्त जो होना है, उसके बाद वही मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, व्हेन आई से कि टुमारो विल ब्रिंग इट्स ओन वरीज़। मैं कल के लिए आज परेशान हो रहा हूँ कि डॉक्टर क्या कहेगा, फिर क्या करूँगी? डॉक्टर कहेगा कि बस आप बिल्कुल ठीक हैं, अब क्या करूँ? अब मैं परेशानी ढूँढूँगी। जो डॉक्टर कहेगा तो देखेंगे, जो परेशानी आज पैदा नहीं हुई, उसको क्यों पैदा करना चाह रही हैं? तो उसका सोचूँ नहीं, ये सोचूँ ही नहीं कि नहीं, डॉक्टर नहीं मुझे बताएँ नेगेटिव। उसका कोई फ़ायदा होगा सोचने का? नहीं, फ़ायदा तो नहीं होगा, बट ज़रा-सा क्या फ़िक्र तो। क्या होगा? नहीं फ़िक्र क्यों है? एक ख़्याल आया, यू गॉट ट्रिगर्ड। देखिए मैं बार-बार लोगों को ये बताता हूँ कि ज़िंदगी में ट्रिगर होने से हम नहीं बच सकते। वी कैन नॉट सेव आवरसेल्फ फ्रॉम बीइंग ट्रिगर्ड। व्हाट वी कैन डू इज़ जब अगर एक ख़्याल आया, उसके बारे में सबसे पहला सवाल ये करें कि इज़ देयर एनीथिंग आई कैन डू अबाउट इट? अगर नहीं कर हाँ, सकते, तो फिर छोड़िए उसको। मतलब ट्रिगर हो गया, मुझे एक मेमोरी आ गई। अब मैंने फैसला करना है कि मैंने उस मेमोरी के पीछे जाना है या नहीं जाना। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, फ़िक्र ये कि क्या पता वो क्या है, हड्डी जुड़ी ही नहीं है, तो वो राइट, वो वरी एक बैठ जाएगी दिमाग में, फिर क्या होगा? फिर चल नहीं सकूँगी। राइट, चल नहीं सकेंगी, फिर से इलाज होगा, ये सब कुछ होगा। तो जब जी, होगा तो देखेंगे। अभी क्या मसला हाँ, है? अभी क्यों ये सोचना है? हाँ, ये भी हो सही है। सकता है वो कहे कि बहुत शानदार जुड़ गई है हड्डी, मुबारक हो। फिर मतलब ये जो सारी सोच, ये जो आपने इतने हफ्ते गुजार दिए होंगे परेशान रहने के, इस इसकी ज़िम्मेदारी किस पे होगी? उसका क्या फ़ायदा हुआ? जी, तो वो समथिंग व्हिच हैज़ नॉट हैपेंड, उसके बारे में क्यों परेशान होना है? वही मैं चाह रही ट्रिगर थी, हो जाएँगे, ट्रिगर सर्कल हो ऑफ। जाएँगे। जी, जी, देखिए इसको समझें, इसको लोग यू सी देयर इज़ देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस बिटवीन गेटिंग ट्रिगर्ड बाय समथिंग एंड फॉलोइंग दैट थॉट। ट्रिगरिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। You will never be able to stop thoughts from being triggered. फॉलो किस चीज को करना है? ये आपके हाथ में है, इसको कोई आपके ऊपर नहीं जबरदस्ती कर सकता। इस पर सोचना है आपने बड़ी अच्छी तरह से
कि ये थॉट मेरे फ़ायदे की है और ये थॉट मेरे फ़ायदे की नहीं है। जी, बिल्कुल सही नहीं है। फिर नहीं क्या है। करना है भाई? हाँ, ट्रिगर हो गई, अब रोक दें। हुँ, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी तो द 2-3 हफ्ते हैं उस मैं कह रहा हूँ बदलने 1 में। दिन भी हो, 1 दिन भी हो अगर, तो फिर भी क्यों सोचना है? जो आना जी, आया सही ही है। नहीं अभी वक़्त, जो अभी वक़्त सही है। आया नहीं, जो परेशानी आई नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अभी इस वक़्त ठीक है ना, जी, मतलब जी। अभी इस वक़्त कोई प्रॉब्लम है, नहीं है, इस वक़्त नहीं है, मतलब अभी चल लेकिन तो नहीं अल्लाह का सकती। शुक्र अदा करें, लेकिन what the opportunities you are missing out because you got triggered by this thought, you're not being fully grateful कि इस वक़्त कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, राइट, राइट। You are finding reasons to be ungrateful, जी, जी, ये भी सही ठीक है। है ना? हुँ, So find reasons to be grateful, जी। it will help. बस ये सर्कल ऑफ कंसर्न्स को किसी तरह मैं खत्म कर दूँ या दैट्स द ये थिंग। नहीं खत्म होंगे जी, ये दुनिया ज़िंदगी आज़माइश के लिए बनी है। सर्कल ऑफ कंसर्न्स आपकी जन्नत में जाके कन्फर्म खत्म हो जाएँगे, बस जस्ट कीप सब खत्म हो फाइटिंग जाएँगे। देम बस यही। मुसलमानों की मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि हम मरने के बाद जन्नत में चले जाएँगे, वो भी मरना नहीं चाहते। क्या वो भी आसानी चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट है बात बट दिस इज़ इट। वो उस ये आज का दिन बड़ा अच्छा है, ये मोमेंट बड़ा अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जी, जी। देखें जिस खुदा ने ये मोमेंट दिया वो आगे भी दे देगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू, बस पॉज़िटिव रहना चाहिए। थै थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे मोई साहब राफ़िया के कॉन्वर्सेशन में बार-बार ख़्याल आ रहा था कि you started with earlier humility and courage इन दो चीजों के कॉम्बिनेशन से और मे बी एज अ रिमाइंडर इट कैन हेल्प अस ऑल स्पेशली अगर राफिया अल्लाह ताला उनको जो चैलेंज फेस कर रही हैं उसमें आसानियां करें इंशाल्लाह जल्दी शिफा दे मुकम्मल शिफा दे इंशाल्लाह लेकिन शायद एज अ रिमाइंडर आई एम जस्ट मेंशनिंग के ह्यूमिलिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई थिंक हम वो फाइट करने की कोशिश करते रहते हैं उन चीजों को कि जहां पे शायद हमें सबमिट कर देना चाहिए हम्बल हो जाना चाहिए कि हमारे बस से बाहर है और करेज इस बात है कि जब आएगा वो कल तो देख लेंगे उस वक्त और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस वक्त कुछ ना कुछ सोल्यूशन भी निकाल देगा तो मे बी आई होप इट हेल्प्स इन सम वे और द अदर फरिया आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे सर, मैंने तो बहुत लिटरल सी एक्सरसाइज की है जो आपने कहा था। मेरे वालिद साहब की डेथ के बाद कोई 3 साल हो गए वालिदा मेरे पास आ गई। अब उनकी हेल्थ जो है वो बहुत फ्रेजाइल रहती है और मुझे अब आगे 2 महीने के लिए अमेरिका जाना है, मैं माशाल्लाह नानी बनने वाली हूँ। तो जो कंसर्न जो था ना वो ये था कि अच्छा अब अम्मी के साथ उनको मुझे छोड़ के जाना है, क्या होगा? और फिर उसके अंदर मैं क्या कर सकती थी, मैंने अपनी बहन को कहा कि अच्छा तुमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, इनको इस तरह हैंडल करना है और अगर ये सिचुएशन हो गई तो फिर ये कर लेना और ये सिचुएशन हो गई तो ये कर लेना। तो वो एक्चुअली जो सर्कल ऑफ कंसर्न था, आई कुड फ़ील कि वो रिसीड कर गया है बिकॉज़ आई वाज़ टेकिंग सम अ, कॉन्क्रीट स्टेप्स। तो बस सर मेरी ये एक्सरसाइज़ की थी। एब्सोल्युटली और ये जो कॉन्क्रीट स्टेप्स है ना जी समटाइम्स दे कैन इवन बी बिकॉज़ आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट आई एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट। जी सर। नॉट इन दिस केस ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। हाँ जी, मतलब उसके अंदर एक ये भी थॉट था कि व्हाट इफ शी डाइज़ व्हेन आई एम नॉट हियर? देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। तो ठीक है, जो अल्लाह ताला की रज़ा होगी बस, ठीक है। बिल्कुल। आपने मेंशन किया कि वो बहुत लिटरल सी एक्सरसाइज की मेरे ख्याल में तो मोई साहब बड़ी जबरदस्त तरीके से की है शायद इतनी ही प्रिसाइज होनी चाहिए इनफैक्ट प्रोडक्टिव भी तभी होगी जब बिल्कुल पॉइंटेड आउट पिन पॉइंटेड हो बिल्कुल, एब्सोल्युटली इसलिए वो जो है ना कि इसमें सर्कल ऑफ कंसर्न के अंदर में आपको अपनी प्रॉब्लम एक्चुअली प्रेज़ेंट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने किया, इसमें हो सकता है आपको यहाँ पे बैठे हुए साथी कुछ मशवरे भी दे दें कि ये इसको सोचें, इसका सोच लें, यू नो?
अगर जनरल बात करेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वरना मैंने कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो बाकायदा वाक़ई में बड़ी संजीदगी से बहुत शदीद परेशान रहते हैं इस बात पे कि मुसलमानों के इस वक़्त दुनिया में हालात बहुत ख़राब हैं। तो वो सर्कल ऑफ कंसर्न इतना ज़्यादा बड़ा कर लिया उन्होंने और वो इतना नॉन कॉन्क्रीट तरीके से प्रॉब्लम को कर रहे होते हैं कि अगर उसके बारे में कुछ किया जा भी सकता है, तो वो प्रॉब्लम डेफिनिशन ही ऐसी है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल, रिज़ॉल्व भी नहीं होनी क्योंकि मुसलमानों के प्रॉब्लम खत्म नहीं होने ना। वो तो जी, सब ये सारे खत्म हो जाएँगे तब भी खत्म नहीं होने। रोज़बीन आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी। सर मैंने जो ये एक्सरसाइज़ की 2 वीक से मैं बहुत ही बिज़ी रही थी, तो मैंने नोट किया कि कोई भी मेरी कोई वरीज़ थी नहीं, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे। अल्हम्दुलिल्लाह तो कुछ ऐसी चीज़ आई नहीं जो मैं वरी बॉक्स में लिख सकूँ और मैं रिकॉल नहीं करना चाह रही थी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले की चीज़ें कि मैं फिर वरी में ना चली जाऊँ इस वज़ह से। लेकिन एक चीज़ ये हुई कि जो प्रिंसिपल बेस हमें रहना है, तो उसमें मैंने ये भी सोचा था कि वक़्त की पाबंदी करनी है। तो मुझे कहीं बुलाया गया था किसी फंक्शन में समझ लें छोटा-सा, तो वहाँ 6 बजे का टाइम दिया गया था और मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे बिल्कुल ठीक टाइम दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, "हाँ, मैंने 6 बजे का ही टाइम सबको दिया, आप भी 6 बजे आ जाइएगा।" तो सर मैं वहाँ 6 बजे पहुँच गई, बिल्कुल शार्प 6 बजे, पर वहाँ कोई भी नहीं आया था। वो लोग खुद भी रेडी नहीं हुए थे। अब मैं वहाँ बैठ के ये सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ? मतलब हो गया अब अल्लाह की तरफ से मैंने तो सोचा था मैं टाइम से ही जाऊँगी इस तरह, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ये सोचती रहूँगी, कुढ़ती रहूँगी कि मैं क्यों जल्दी आ गई, मुझे भी सबकी तरह देर से आना चाहिए। फिर मैंने उस थॉट को छोड़ दिया, मैंने कहा कद्दर अल्लाह, अल्लाह की मर्ज़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो टाइम पे पहुँच गई। अच्छा मुझे कुछ बताना था इसलिए उन्होंने बुलाया था। फिर मैं इंतज़ार करती रही, मग़रिब पढ़ ली, फिर इशा पढ़ ली, फिर इशा के बाद सब कुछ हुआ, फिर मैं जल्दी से घर वापस आ गई ये करके। तो उस वक़्त तो मेरी सोच नहीं थी, मैं कुछ पढ़ना शुरू हो गई और मैंने डिस्ट्रैक्ट कर लिया अपने आप को और मैंने कहा चलो मैं तो अपने टाइम पर ही पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वहाँ लोगों ने और बाद में जो दोस्तों से बात हुई, उन लोगों ने भी मुझे बहुत गिल्टी फ़ील किया कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है कि कोई नहीं आता टाइम पे, कोई क्लास थोड़ी थी जो टाइम पे शुरू होनी थी, जो तुम इतना जल्दी पहुँच गई। तो बाद में फिर मैं ये सोचती रही कि क्या मुझे नहीं जाना चाहिए था या मैं आगे भी यही करूँ या नहीं मुझे तो टाइम पे ही पहुँचना है। तो इसके बारे में नहीं, बताइए? आप ये जो लोगों ने आपसे ये बात की ना, आप यू कैन एक्चुअली कीप दिस इन माइंड कि उनको जब कभी वो बुलाएँ तो उनसे कहें कि ये आपने मुझे बताया था, तो मैं फिर 6 बजे का आपका टाइम है, 7 बजे तक पहुँच जाऊँगी और जो आप टाइम दें उस पे पहुँच जाएँ। जी सर, मैंने उनसे कहा कि आपने तो मुझे 6 बजे का ही टाइम दिया था पर यहाँ तो कोई भी नहीं है, इवन आप लोग भी रेडी नहीं हुए। तो वो कह रही है आपको तो पता है कि हमारे यहाँ 2 घंटे बाद ही लोग आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर मैं ही पागल साबित हुई इसमें। इट्स वेरी सैड जी, वेरी सैड। यानी हो तो गया वो उस वक़्त फिर मैंने सोचा भी नहीं, मैं तो अपने काम में ही रही कि चलें कुछ बताने के लिए आई थी तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया, तो ठीक है, अगर हो भी रही है देर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बिल्कुल ठीक है। जो लोग मतलब मुझे ही कह रहे थे कि तुम ही गलत कर रही हो, तुम ही गलत कर उस पे मुझे गुस्सा चढ़ा था फिर कि सही बात को भी लोग मान नहीं रहे, वो कह रहे नहीं आप ही गलत कर रहे हो। बिल्कुल सही है। अच्छा है जी, ये भी एक तरबियत है। जी, अंबर आप अनम्यूट कर लीजिए। जी मैं सिर्फ़ राफ़िया ने जो अपना कंसर्न शो किया, तो एज़ अ डॉक्टर मैं उनको थोड़ा-सा सिर्फ़ ये थोड़ा होप देना चाहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल सिचुएशंस होती हैं, जिसमें वेट लॉस हो जाता है। तो उसमें आप वर्स्ट थिंक मत सोचें। हो सकता है कि टेस्ट के बाद या जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज़ निकल आए जिसके लिए मेडिसिन्स लें और वो ठीक हो जाएँ। यानी मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, जो वेट लॉस कर जाते हैं, जिनकी मेडिकल सिचुएशंस बड़ी ख़राब हो जाती हैं, लेकिन जब मेडिकेशन और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता है, तो वो ठीक भी हो जाते हैं। तो इस तरफ अपना फ़ोकस करें कि हो सके बस अल्लाह ताला कोई ऐसी मतलब उनको वो निकाह हो जाए उनका कि वो अ, मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक इंशाल्लाह, हो जाए। इंशाल्लाह।
और इसकी होप एंड तक रखें, एंड तक। असल चीज़ ये है कि जब तक जो हुआ नहीं उसके बारे में परेशान हो रहे हैं, काफ़ी है ज़िंदगी में जो इस वक़्त चल रहा है। व्हाई क्रिएट प्रॉब्लम्स? और सर जो रोस्पिन ने भी बात की है, तो सर ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा फेस किया है जब मैंने इसको करना शुरू किया था। तो इनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये शुरू में आपको सब कुछ होगा, यानी लोग आपका मज़ाक भी उड़ाएँगे, लोग आपको ये कहेंगे भी, सब कुछ होगा। लेकिन फिर एक टाइम पे आएगा, जैसे मेरी फ्रेंड्स जो हैं, मेरे कुछ ग्रुप्स हैं, मैंने जब जाना होता है, तो वो ये कहते हैं कि अंबर को वो टाइम बताना जिस हुँ, पे इस मतलब हमने काम शुरू करना है या हमारी पार्टी शुरू क्योंकि इस हम तो इसको घड़ी देख के जो है ना टाइम इसको देते हैं, तो ये पहुँच जाती है। बिल्कुल, तो वो मुझे मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे बता देती है कि अंबर तुम्हारे लिए टाइम ये है, बाकी सबका टाइम ये है। तो वो बिल्कुल सही। आपकी आहिस्ता-आहिस्ता रिप्यूट बन जाएगी लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ ही लेके चलना पड़ेगा ये काम। अपने साथ कुछ रख ज़रूर लिया करें, कोई किताब, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप इन्वॉल्व्ड रहे। कंवर आप कर लीजिए अनम्यूट। आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा मेरा मतलब अभी आज पहली बार मैं ये ऑनलाइन खानकाह में आया हूँ। तो अभी बैठे-बैठे जो एक मसला मेरे ज़हन में आया वो ये कि मैं और मेरे वालिदैन और किसी हद तक मेरे बहन-भाई भी ज़िंदगी के ज़्यादातर मामलात में और जो बड़े मामलात हैं उनमें उनको लेकर मुख्तलिफ ज़ाविये नज़र रखते हैं। और उसकी वजह से उन चीज़ों में ये मसला पेश आता है कि बात कैसे की जाए? मतलब मुझे ये मसला पेश आता है कि मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो बात कैसे की जाए? क्योंकि जो मेरे अम्मी-अब्बू हैं या बहन-भाई हैं, उनका तो अक्सर मामलात में ये होता है कि वो बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते और वो ये महसूस करते हैं कि वो जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और लेकिन उन मामलात में मेरा ये सभी एहसास होता है कि जो वो करने जा रहे हैं, ना वो काम सही है, ना उसके नताइज ठीक निकलने वाले हैं। तो ये वक़्तन-फ़वक़्तन होता रहता है। इसमें फिर गुफ्तगू कैसे की जाए? क्योंकि मैंने ये भी महसूस किया है कि जब अगर बिलफ़र्ज़ किसी मौके पर मैंने बात की है और ठीक है अगर मैं वालिदा से बात कर रहा हूँ और उनको मेरी बात नहीं समझ में आई या उन्होंने नहीं मानी, तो 1-2 बार तो बात हो गई, मुख़्तसिर सी होगी। लेकिन अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो वो आगे से एक उकताहट का एहसास भी उकताहट का इज़हार मिलेगा कि मतलब बस ठीक है, होगी बात। ज़्यादा बात करने को मतलब उसको एंटरटेन नहीं किया जाता इतना। तो इस मामले में क्या सही क्या किया जा सकता है? जी कुंवर आप अगर ये मुमकिन हो, तो हमारा जो कल का सेशन होता है ना, कल सुबह 8 बजे पाकिस्तान टाइम, उसमें उम्मीद ये है कि इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स यही टॉपिक आएगा कि हाउ टू प्रेज़ेंट आवर व्यू एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू। उसके लिए कुछ मैं आपको प्रोटोटाइप्स दूँगा, ताकि वो आप एक प्रैक्टिस के तौर पर शुरू करें और फिर उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करें। लेकिन ठीक है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको कहते हैं इसको जिसके बनाने वाले ने जो इसका नाम दिया था वो ये था बैलेंसिंग इंक्वायरी विद एडवोकेसी, कि अपनी बात ठीक को है, इस तरह करना है कि जिसमें दूसरे की बात समझने के लिए इंक्वायरी भी हो और अपनी बात समझाने और उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझने के लिए एडवोकेसी भी हो। इन दोनों चीज़ों को ठीक है, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो किस तरह। तो आई इंशाल्लाह आई होप इवन इफ यू कांट अटेंड दोज़ सेशंस, लाइव सेशंस, वो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। मुझे उम्मीद है कि क्योंकि ये टॉपिक इट्स नॉट अ स्मॉल टॉपिक, काफ़ी ठीक लंबा है हो सर, गया जी। ठीक है ठीक जी, है। तो वो इंशाल्लाह सर इसको एक इन अ कपल ऑफ वीक्स अभी जो हम कर रहे हैं वो है लेफ्ट हैंड कॉलम, मे बी 2 सेशंस लगेंगे उसपे। इसके बाद वही टॉपिक है जी। सर ये जो कन्वर्सेशंस वाली सीरीज़ है उसकी बात कर रहे हैं? जी, 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 जी। जी, जी। कल सुबह 8 बजे होगी ये? कल सुबह 8 जी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू एवरीवन।